हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 पर। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि पाठचर्या की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो आज हम इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं एनसीएफ 2005 में पाठचर्या निर्माण में जो भी 5 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चे को जो कुछ भी सिखाना है वो बाहरी जीवन से जोड़ते हुए सिखाना है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं करना है, बल्कि हमें जीवन से जोड़ते हुए भी सिखाना है ताकि वह जीवन की परिस्थितियों और कठिनाइयों से निपटने में सक्षम हो सके। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रखना है। इसके अलावा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ते हुए उसको करवाना है ताकि बच्चा जो है वो आराम से कर ले और उसे मतलब डर ना लगे। उसके अलावा अगला पॉइंट है, शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। तो बच्चों में हमें प्रजातांत्रिक सोच का निर्माण करना है और राष्ट्रीय चिंताओं से मतलब है कि हमें उसे राष्ट्र हित के बारे में भी शिक्षा देनी है। और अगला पॉइंट है, पाठचर्या का विकास इस प्रकार हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखना है, यानी कि हमें बच्चों को रटाना नहीं है बल्कि उन्हें समझा कर पढ़ाना है, क्रियाओं द्वारा पढ़ाना है या फिर बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से हमें उसे पढ़ाना है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं प्रमुख सुझाव या बिंदुओं पर। तो एनसीएफ 2005 ने खेल को महत्व दिया है और मोटी मोटी किताबों को शिक्षा की असफलता माना है, तथा जो एनसीएफ 2005 है वो रचनावाद पर जोर देता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। एंड उसके आगे अगर हम बात करें तो कक्षा में खामोशी अधिगम का सूचक नहीं है, क्योंकि कक्षा में अगर बहुत ज़्यादा खामोशी है तो फिर इससे ये पता चलता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अनुशासित रखा गया है या फिर वो डर की वजह से खामोश हैं। तो ऐसा जब होता है तो फिर बच्चा पूरी तरीके से निष्क्रिय होता है, और यदि बच्चा निष्क्रिय है तो फिर वहाँ पर अधिगम नहीं हो रहा है। तो अगर क्लास में खामोशी है तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर अधिगम नहीं है। इस वजह से कक्षा में खामोशी अधिगम का सूचक नहीं है। इसके अलावा उसके आगे अगर हम बात करें तो बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी हो जब हम किसी को महत्व देंगे तो वह किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होगा। यदि महत्व ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वह इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से बच्चे भी होते हैं, जब उनके विचारों को, उनकी अभिव्यक्तियों को महत्वपूर्ण माना जाता है या फिर उन्हें भी महत्व दिया जाता है तो वो इन्वॉल्व होते हैं और जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा जो एनसीएफ 2005 है वो लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिकाओं पर रखने पर जोर देता है। मतलब विपरीत भूमिकाओं में रखने पर जोर इसलिए देता है ताकि जो लिंग पूर्वाग्रह है उसको समाप्त किया जा सके। और विपरीत भूमिकाओं से मतलब ये है कि जो बालक और बालिकाएं हैं उनको एक दूसरे की विपरीत भूमिका में रखना। मतलब जैसे बालक जो काम करता है, सामान्यतः ऐसा होता है हमारे समाज में कि जो लड़के हैं वो बाहर के काम काज करते हैं और लड़कियां घर के काम काज करती हैं। बट अगर हमें विपरीत भूमिकाओं में रखना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो बालक हैं वो घर के काम काज करें और लड़कियां भी बाहर के काम काज करें, इस तरीके से, ताकि जो लिंग पूर्वाग्रह है उसको समाप्त किया जा सके। और ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का भी जिक्र करता है एनसीएफ 2005, यानी कि हमें बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाना है और मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना है। क्योंकि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो वो जो चीज़ें जानते हैं उससे रिलेट करके सिखाएंगे तब बच्चा आसानी से सीखता है। और मूर्त से अमूर्त का मतलब है कि पहले बच्चे कुछ चीज़ें जानते नहीं हैं, मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उन्हें हमें कुछ भी सिखाना है तो चीज़ों को मूर्त रूप में दिखाना पड़ता है और फिर उसके बारे में बताते हैं तब वह सीख जाता है। और जब वह सीख जाता है उसके बाद अगर हम चीज़ों को ना भी दिखाएं फिर ऐसे ही डायरेक्ट उस चीज़ के बारे में बताते हैं
तो उस चीज़ का इमेज उसके माइंड में बनने लगता है और फिर वह सीख लेता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो सीखना स्कूल के अंदर और बाहरी वातावरण दोनों जगह ही होता है, और आसपास के वातावरण व लोगों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो ये सारी चीज़ें एनसीएफ 2005 में कही गई हैं। इसके आगे देखते हैं कि सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि जब भी हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो स्थानीय परिवेश के बारे में भी सिखाना चाहिए और सामाजिक परिवेश के बारे में भी सिखाना चाहिए, और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब वे प्रश्न पूछते हैं तो मतलब वे प्रश्न तभी पूछेंगे जब उनमें कुछ जानने की इच्छा होगी। तो हमें उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। दंड वर्जित है, यानी कि हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देना है, ना मानसिक ना ही शारीरिक रूप से। और एक शिक्षक जो होता है वो छात्र के लिए मार्गदर्शक, सुगमकर्ता और सुविधा प्रदाता होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। यानी कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो हमें उसकी मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, क्योंकि वह मातृभाषा में आसानी से सीख पाता है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चा जो भी अपने घर परिवार से सीख कर आया है उससे रिलेट करते हुए हमें उसे नया ज्ञान उपलब्ध करवाना चाहिए। और मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भी सिखानी है, यानी कि जो भी उसकी मातृभाषा है उसको सिखाना है। इसके अलावा हमें उसे अंग्रेजी भी सिखानी है। इसके अलावा बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में माना गया है, क्योंकि जो बहुभाषिकता से मतलब ये है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के बच्चे अगर एक साथ पढ़ते हैं तो सभी बच्चे जब आपस में बातचीत करेंगे तो उन्हें कई भाषाओं के बारे में नॉलेज बढ़ता है। इसलिए बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में माना गया है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत मुख्यतः गतिविधियों एवं प्रयोगों द्वारा ही समझाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा गतिविधियां करेगा, प्रयोग करेगा तो वह ज़्यादा सीखेगा। और जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसी पाठचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति समझ का विकास कर सके। मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि उनका मतलब शिक्षा के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो सके। और उसके अलावा एनसीएफ 2005 जो है वो 5 विधियों पर जोर देता है: करके सीखना, परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि और सामूहिक विधि तथा मिश्रित विधि। तो ये 5 विधियां हैं, और जो स्टार्टिंग में मैंने 5 सिद्धांत बताए थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखना है और इन 5 विधियों को भी ध्यान में रखना है। उसके आगे अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी है, या फिर जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए है, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें उन्हें समूहों में वर्गीकृत नहीं करना है, बल्कि हमारा मतलब जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि उन्हें शिक्षा किस तरीके से दी जाए। और अगला ऑप्शन है, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चों को डांटना नहीं है, मतलब जो डांटना एक तरीके से दंड हो जाएगा मानसिक रूप से, तो हमें बच्चों को ना ही मानसिक दंड देना है और ना ही शारीरिक दंड देना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है, ये बच्चों की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा संसाधनों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा कि गलतियों से हमें ये पता चलता है कि बच्चे की जो अंतर्दृष्टि है वो किस प्रकार की है, तथा उन्हें जो समस्याएं आ रही हैं वो कहाँ पर आ रही हैं, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो ये भी मैंने बताया कि जो एक शिक्षक होता है एक बच्चे के लिए सुविधादाता, सुविधा प्रदाता या फिर मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सुविधादाता, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। यानी कि जो पाठचर्या है ये किसकी ओर संकेत करती है, ये हमें बताना है।
शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठचर्या से मतलब है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें गलत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो बच्चों को हमें शिक्षा देनी है उनकी मातृभाषा में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, या फिर परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, या फिर डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारे सारे ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।